नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विशाल कुमार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। हम हिंदी उपन्यास की उद्भव और विकास यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं और उपन्यास के दो युगों प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युगीन उपन्यास की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके उपरांत हम प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों की चर्चा करेंगे, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी के बाद कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं, उनके उपन्यासों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उपन्यास साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आया है, किस किस धारा के उपन्यास लिखे गए हैं और कौन कौन से प्रमुख उपन्यास इस युग में रहे हैं। वैसे तो विद्यार्थियों, यदि हम प्रेमचंदोत्तर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है प्रेमचंद के पश्चात के उपन्यास। लेकिन प्रेमचंद के पश्चात के उपन्यास में हम मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु, जो कि 1936 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद के और अब 2020 तक के उपन्यासों को सम्मिलित कर सकते हैं। ये सभी प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कालक्रम हो जाता है, लगभग 80 वर्षों का ये कालक्रम हो जाता है और इतने बड़े काल को भी विभाजित करके ही हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में हम विशेषतः प्रेमचंद जी के बाद के और स्वतंत्रता तक, यानी कि 1947-1950 तक के उपन्यासों को सम्मिलित करके उनका अध्ययन करेंगे कि उस युग में किस प्रकार के उपन्यासकारों ने लिखे और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो प्रारंभ करते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास किस किस विशेषता को लिए हुए थे और कौन कौन से उपन्यासकार और उपन्यास प्रमुख रूप से इस युग में उल्लेखनीय रहे हैं। तो जहाँ तक बात करें, हम कथ्य के आधार पर इन उपन्यासों को वर्गीकृत करके अध्ययन करना चाहेंगे और उस कथ्य के आधार पर जो प्रथम प्रकार के उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में हम पाते हैं वो हैं सामाजिक उपन्यास, सामाजिक या मानवतावादी उपन्यास इन्हें हम कहते हैं। प्रेमचंद जी की उपन्यास दृष्टि से प्रभावित ये उपन्यास रहे हैं। जिस प्रकार के सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास प्रेमचंद जी लिखते थे, उस तरह के उपन्यास प्रेमचंद जी के बाद भी निरंतर लिखे जाते रहे। यह बहुत ही स्वाभाविक रहा, क्योंकि प्रेमचंद जी का प्रभाव आगे के उपन्यास यात्रा पर अवश्यम भावी पड़ना ही था। तो इस कारण से मानवतावादी और सामाजिक उपन्यास लिखे जाते रहे। क्योंकि गांधी जी उस समय में भी प्रासंगिक थे और गांधीवादी विचारधारा स्वयं बहुत बड़ी सामाजिक और मानवतावादी विचारधारा थी। और यही कारण था कि जो भी हम सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास देखते हैं, उन सब में कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधारा का हम प्रभाव अवश्य ही देखते हैं। और गांधी जी किस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने विचार प्रकट करते थे और गांधीवाद कहीं न कहीं आध्यात्मिकता को भी स्पर्श करता था और उसमें हृदय परिवर्तन का जो तत्व था, वह हृदय परिवर्तन का तत्व हम जैसे कि प्रेमचंद जी की कहानी और उपन्यासों में देखते हैं। उसी हृदय परिवर्तन को उद्देश्य में रखकर उपन्यास भी लिखे गए और इस प्रकार के सामाजिक और मानवतावादी ये उपन्यास, जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित उपन्यास थे, उनके लेखकों में मुख्य रूप से हम जानते हैं सियाराम शरण गुप्त को, जिन्होंने गांधीवाद पर आधारित उपन्यास लिखे। इसके अलावा प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने भी गांधीवाद पर आधारित उपन्यासों की रचना की। विद्यार्थियों, आप सभी दुविधा में न पड़ें कि प्रताप नारायण एक नाम हम प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में भी बड़े महत्वपूर्ण लेखक के रूप में जानते हैं। और वो प्रताप नारायण मिश्र थे और ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं।
तो आप इन दोनों लेखकों के मध्य अंतर को याद रखें। सियाराम शरण के जिन उपन्यासों की चर्चा गांधीवाद के विचार पर आधारित उपन्यास के रूप में की जाती है, उनमें प्रमुख रूप से गोद, अंतिम इच्छा और नारी, ये ऐसे उपन्यास हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त यदि हम प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों की बात करें तो उनके उपन्यासों में विजय, विकास, 42 और विसर्जन नाम के उपन्यास सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ अन्य ऐसे लेखक जो प्रेमचंद जी के काल में, प्रेमचंदोत्तर काल में सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास लिख रहे थे, उनमें प्रमुख रूप से विश्वंभर नाथ कौशिक, इसके अतिरिक्त अमृतलाल नागर, इसके अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर और उदय शंकर भट्ट का नाम लिया जा सकता है। तो ये प्रथम प्रकार की उपन्यास की धारा प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में प्रचलित थी। विद्यार्थियों, इसके बाद जो उपन्यास की धारा प्रमुख रूप से प्रेमचंदोत्तर युग में प्रचलित थी, उसे हम स्वच्छंदतावादी उपन्यास कहते हैं। विद्यार्थियों, इस एक जो स्वच्छंदतावाद, यह एक शब्द है, इस शब्द को आपको समझना आवश्यक है कि स्वच्छंदतावाद कहते किसे हैं। यदि मैं इसके बारे में संक्षेप में आपको कुछ बताऊं तो स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ पश्चिम में रूसो को इसका जनक माना जाता है। 1761 में रूसो ने एक उपन्यास और फिर उसके बाद एक आत्मकथा लिखी थी जो कि स्वच्छंदतावाद के तत्वों पर आधारित थी। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी स्वच्छंदतावाद का प्रचार हुआ और अंग्रेजी में जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, उसे ही हिंदी में स्वच्छंदतावाद कहा गया। हिंदी में सर्वप्रथम आलोचना में हम स्वच्छंदतावाद का इस शब्द का जो प्रयोग है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का जनक हिंदी में माना है, अर्थात उन्हें पहला स्वच्छंदतावादी लेखक माना है। यदि हम ये माने कि स्वच्छंदतावाद का विकास हिंदी में कब हुआ, तो पूरा छायावाद हमें स्वच्छंदतावादी विचारधारा पर आधारित एक साहित्य कला का काल दिखाई देता है। जितने भी छायावादी कवि रहे हों, चाहे वह महादेवी वर्मा हो, सुमित्रानंदन पंत हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या फिर जयशंकर प्रसाद हों, सभी में स्वच्छंदतावाद के गुण पाए जाते हैं। जो छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, लगभग वही उसी प्रकार की विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं भी रही हैं। यदि मैं इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ यहाँ पर वर्णन करूँ तो उन स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताओं में भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छंदतावाद में बंधन को स्वीकार नहीं किया जाता, किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं किया जाता और स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है, स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और यही कारण था कि हम निराला को एक स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं, क्योंकि उन्होंने छंद के बंधन को कभी स्वीकार नहीं किया और कविता के छंद मुक्त होने की वकालत निराला जी ने की थी। इसके अतिरिक्त जो हम स्वच्छंदतावाद की एक और विशेषता देखते हैं कि आत्मव्यंजकता का गुण भी स्वच्छंदतावाद में है, अर्थात समाज के बंधे बंधाए ढांचे के अनुसार कविता कहना, साहित्य लिखना स्वच्छंदतावादी लेखक ये पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे स्वच्छंद भाव से और अपने अनुसार आत्म अभिव्यक्ति करना कविता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात उनकी कविताओं में देखेंगे तो हम उनके स्वयं के अनुभव और स्वयं की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति छायावादी कविता में हमें देखने को मिलती है। चाहे वह जयशंकर प्रसाद की आप कविताओं को लें, इसके अतिरिक्त आप महादेवी वर्मा की कविताओं को पढ़ें तो आपको उनमें, और जयशंकर प्रसाद की कविताओं में तो उनके दुख अवसाद आदि की बहुत ही
उत्कृष्ट अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्माभिव्यक्ति, आत्मव्यंजकता भी स्वच्छंदतावाद का एक प्रमुख गुण रहा है। इसके अतिरिक्त वे भौतिकता के स्थान पर और वैज्ञानिकता की विचारात्मकता के स्थान पर प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि के स्थान पर वे भाव को अधिक महत्व देते हैं। तो भावुकता और इसके साथ ही साथ प्रकृति चित्रण इत्यादि स्वच्छंदतावादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो ये कुछ संक्षेप में हमने स्वच्छंदतावाद के बारे में जाना। और जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में दूसरी उपन्यास धारा हम देखते हैं, वो स्वच्छंदतावादी उपन्यासों के लिखने की परंपरा रही है। और स्वच्छंदतावादी उपन्यास के लेखकों में जो उपन्यासकार सम्मिलित हैं, उन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निराला जी के 2-3 उपन्यासों को भी स्वच्छंदतावादी उपन्यासों में सम्मिलित किया जा सकता है, जिनमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, ये 3 उपन्यास सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, जो कि एक उस समय के एक बहुत अच्छे उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, उनके 2 उपन्यास 3 वर्ष और चित्रलेखा, इन दोनों उपन्यासों को हम रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद पर आधारित उपन्यासों के रूप में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो उपन्यासकार इस विचारधारा पर आधारित उपन्यास लिखते थे, उनमें उषा देवी मित्रा ये लेखिका थी। इनके प्रिया नामक उपन्यास को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रेमचंदोत्तर काल में उपन्यासों की एक और प्रवृत्ति जो हम मुख्य रूप से देखते हैं, वो प्रवृत्ति है प्रकृतवादी उपन्यासों की रचना की प्रवृत्ति। और इस प्रकार के जो उपन्यास हैं, उस तरह की रचनाओं का हमने कहानी का अध्ययन करते हुए भी चर्चा की थी। कहानी का अध्ययन करते हुए हमने प्रेमचंद युग में ही एक कहानी की प्रवृत्ति की चर्चा की थी, जिसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम हमने लिया था और उसे आलोचनात्मक यथार्थवाद का भी नाम दिया था। तो उसी प्रकार की एक उपन्यास लिखने की परंपरा प्रेमचंदोत्तर युग में प्रकृतवादी उपन्यास परंपरा कहलाती है। इसमें यदि स्वच्छंदतावाद की तरह हम प्रकृतवाद को भी समझें कि प्रकृतवाद वास्तव में है क्या और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो प्रकृतवाद का अर्थ है कि मानव की प्रकृति को या मानव जीवन के रहस्यों को या मानव जीवन जैसा है उसको वास्तव में प्राकृतिक रूप से नेचुरली उसको वैसा ही साहित्य में भी चित्रित करना, अर्थात कुछ उसको कलात्मक रूप से चित्रित ना करके ज्यों का त्यों, यदि वह विद्रूप है, बुरा है और घृणास्पद है, तो मानव जीवन के ऐसे घृणास्पद पहलुओं को भी ज्यों का तो बिना कुछ लीपा पोती किए, बिना कुछ उसको ढके आवरण दिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ये प्रकृतवादी विचारधारा कहलाती है। मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे प्रायः कुत्सित, विद्रूप, बुरा और गंदा इस प्रकार से हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन प्रकृतवादी विचारकों का, चिंतकों का, दार्शनिकों का मानना है कि जो ये कुत्सित है, विद्रूप है, जिसे हम बुरा और हेय दृष्टि से जानते हैं, उसको भी साहित्य में ज्यों का तो यथार्थ रूप में चित्रित करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन की अच्छाइयाँ या उसके सकारात्मक पहलू जितने वास्तविक हैं, उतने ही ये नकारात्मक और विद्रूप रखने वाले पहलू भी उतने ही वास्तविक हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और इन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी साहित्य में चित्रित किया जाना चाहिए। और इस विचारधारा को अपनाते हुए भी हिंदी में उपन्यासों की रचना की गई। और उन उपन्यासकारों में जो नाम सबसे ऊपर आता है, वह फिर से कहानियों की भांति ही पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। इसके अतिरिक्त ऋषभ चरण जैन और चतुरसेन शास्त्री जी ने भी इस तरह के उपन्यासों की रचना की है। इस प्रकार की विचारधारा के जनक जोला को माना जाता है और उनका कहना था कि साहित्यकार को
मनुष्य जीवन के गंदे से गंदे और कुत्सित से कुत्सित पक्ष को भी चित्रित करना चाहिए, और इस पक्ष को चित्रित करने में उसे किसी भी अंश को छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात उसके जीवन के कुत्सित और विद्रूप सभी अंगों को समग्रता में चित्रित करने की वकालत ज़ोला ने की थी। स्वाभाविक है कि जब लेखकों ने, उपन्यासकारों ने मानव जीवन के इन पहलुओं का चित्रण किया, इस प्रकार का चित्रण किया, तो वे जीवन का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसे पढ़कर मनुष्य में वितृष्णा उत्पन्न होती है, अर्थात जीवन के प्रति विमोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जीवन के प्रति वैराग्य सा उत्पन्न हो जाता है, और जीवन के प्रति कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार के चित्रण ने जीवन का एक विभत्स, घृणास्पद और गंदा रूप प्रस्तुत किया, और स्वाभाविक है कि कला के लिए यह उतनी स्वाभाविक बात नहीं है, और उतनी एक महत्वपूर्ण बात कला की यह होती है कि कला में सौंदर्य का तत्व अवश्य ही होना चाहिए, और यही कारण भी रहा कि ये उपन्यास अधिक सफल सिद्ध नहीं हुए और पाठकों के बीच अधिक लोकप्रिय या प्रसिद्ध भी नहीं हो सके। विद्यार्थियों, स्वच्छंदतावादी, मानवतावादी, इसके अतिरिक्त प्रकृतिवादी उपन्यासों के बाद जिस प्रकार के उपन्यासों का क्रम आता है, उसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर युग में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित उपन्यासों की भी रचना की गई। उस समय तक सामाजिक उपन्यास लिखने वालों के अतिरिक्त कुछ ऐसे चिंतक, ऐसे विचारक भी थे जो समाज के साथ साथ व्यक्ति को भी महत्व देते थे, बल्कि कहना यह चाहिए कि वे समाज से अधिक महत्व व्यक्ति को देते हैं। उनका कहना था कि समाज तो केवल एक माध्यम है और पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य तो केवल मनुष्य है, और मनुष्य स्वयं के लिए उत्तरदायी है, और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मनुष्य के लिए स्वतंत्रता भी आवश्यक है। तो इसलिए वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करते थे, और कहीं न कहीं समाज और समाज के बंधनों और समाज की मर्यादाओं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच जो द्वंद्व है वो इन उपन्यासों में हमें देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि कई बार प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि यदि वह मन से कुछ और करना चाहता है और समाज के दबाव उसे कुछ और करने के लिए बाध्य करते हैं, तो इस प्रकार का द्वंद्व हमें इन उपन्यासों में देखने को मिलता है। इस प्रकार के उपन्यासों में जो प्रमुख उपन्यासकार और प्रमुख लेखक हैं, उनमें प्रमुख रूप से जिनके हम नाम ले सकते हैं उनमें हैं भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, उपेंद्र नाथ अश्क का गिरती दीवारें और उषा देवी मित्रा के वचन का मोल इन उपन्यासों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता यही रही है कि इन उपन्यासों में समाज की तुलना में व्यक्ति के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया गया है और उसे अधिक महत्वपूर्ण माना भी गया है, और इन सब का व्यक्तियों का विद्रोह भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए इन उपन्यासों में चित्रित हुआ है। विद्यार्थियों, हमने कहानी पर चर्चा करते हुए यह जाना था कि मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखने की एक परंपरा हिंदी कहानी में चल निकली थी। वैसे ही उपन्यास में भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने की परंपरा चली, और उसके प्रमुख पुरोधा वही व्यक्ति रहे जिन्होंने कहानी में भी मनोविश्लेषणवाद का नेतृत्व किया। इन प्रमुख जो मनोविश्लेषणवादी लेखकों में हम 3 नामों का अवश्य ही उल्लेख करते हैं। उनमें अज्ञे, जैनेन्द्र और इला चंद्र जोशी का नाम अवश्य ही लिया जाना चाहिए। हमने कहानी पर चर्चा करते हुए यह भी जाना था कि उस समय फ्रायड, युंग और एडलर, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचारित हो रहे थे, प्रसारित हो रहे थे, और साहित्य पर पूरे विश्व में इनके विचारों का प्रभाव पड़ रहा था। और भारतीय
साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर भी इन विचारकों का, इन मनोवैज्ञानिकों का प्रभाव पड़ा और उन पर आधारित उपन्यासों की रचना की गई। इनके उपन्यासों में यह बात एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने बल दिया कि यदि हमें मनुष्य को वास्तव में जानना है, विश्वसनीय ढंग से जानना है, प्रामाणिक ढंग से जानना है, तो हमें उसके बाह्य पक्ष की अपेक्षा आंतरिक पक्ष को जानना अति आवश्यक है। इसलिए उन मनोवैज्ञानिकों की तरह इन साहित्यकारों का भी यही एक बल था इनका इस बात पर कि मनुष्य के मन की सूक्ष्म और गहन जानकारियों तक, मनुष्य के मन की सूक्ष्म और गहन स्थितियों तक पहुंचना ही एक मनोवैज्ञानिक का और साहित्यकार का धर्म होता है। और उस तक पहुंचकर ही पाठकों को स्वयं के मन के या व्यक्ति के मन के वास्तविक चित्रण तक पहुंचाया जा सकता है। अतः इन्होंने इसी प्रकार के प्रयोग भी अपने उपन्यास में किए और इसलिए इन्हें प्रयोगवादी उपन्यास भी कार भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने उपन्यासों में मानव मन की गहन और सूक्ष्म पड़ताल भी की है। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए उसके दमित वासनाएं, अहम, कुंठा, हीन भावना, दंभ इत्यादि उत्तरदायी होती हैं। और इन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के उपन्यासों में भी हमें इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हमने बताया था या हमने चर्चा की थी कि इला चंद्र जोशी जी के उपन्यास मनोविज्ञान के सिद्धांतों का औपन्यासिक रूप हमें दिखाई देते हैं, साहित्यिक रूप हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जैसे कहानी में हमने देखा था कि साहित्यिक रूप मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का वे कहानियाँ दिखाई देती हैं जो इलाचंद्र जोशी ने लिखी हैं। जबकि जैनेंद्र के जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं वे मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों का सैद्धांतिक रूप ना दिखाकर उनका व्यवहारिक रूप पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं। इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों की एक विशेषता कहिए या एक सीमा यह भी है कि उनके उपन्यासों के पात्र मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों का ज्यों का त्यों प्रयोग करने के कारण अपराधी, बीमार, कुंठित से प्रतीत होते हैं और अपराधी से भी कहीं न कहीं कई बार उस तरह के पात्र हमें उनके उपन्यासों में दिखाई देते हैं। जबकि जैनेंद्र के उपन्यासों के पात्र इस प्रकार के हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैनेंद्र के उपन्यासों के पात्रों में यह विशेषता होती है कि उनके पात्र समाज के बंधनों, समाज की मर्यादाओं और स्वयं के आग्रहों यानी स्वयं की इच्छाओं के द्वंद्व में उलझे रहते हैं और इसी द्वंद्व को वे पात्र झेलते रहते हैं। और इस द्वंद्व के बावजूद वे पात्र समाज को नहीं तोड़ते, समाज को कोई हानि नहीं पहुंचाते, अपितु स्वयं टूट जाते हैं और इस प्रकार से उनके अहम का विसर्जन भी होता है। यदि हम तीसरे उपन्यासकार जो कि हमने कहानी में भी देखा था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इस समय के प्रमुख उपन्यासकार के रूप में रहे हैं। उन्होंने 3 उपन्यासों की रचना की। उनमें से एक उपन्यास ही हम अभी चर्चा करेंगे क्योंकि स्वतंत्रता से पहले उनका यही उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। और शेखर एक ऐसा ही पात्र है उनके उपन्यासों का जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करता है और उसका विद्रोह अंत में इतना बढ़ जाता है कि वह औरों से ही नहीं अपितु स्वयं से भी विद्रोह कर बैठता है। यदि प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यासों में सुनीता, परख, कल्याणी, त्यागपत्र तथा इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में पर्दे की रानी, सन्यासी तथा प्रेत और छाया ये उपन्यास सम्मिलित हैं। हमने कहानी विधा पर चर्चा करते हुए मार्क्सवादी कहानी लिखने की प्रवृत्ति की भी चर्चा की थी और ठीक वैसी ही प्रवृत्ति हमें उपन्यास विधा में भी देखने को मिलती है। उपन्यास विधा में ठीक उसी समय जब अज्ञे, जैनेंद्र और इलाचंद्र जोशी इत्यादि
मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना कर रहे थे, उसी समय यशपाल जैसे लेखक मार्क्सवादी और सामाजिक यथार्थ से संबंधित उपन्यासों की रचना कर रहे थे। यशपाल ने 1941 में दादा कामरेड नामक उपन्यास को प्रकाशित करवाया और इसी से हम मानते हैं कि सामाजिक यथार्थ से संबंधित और मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित उपन्यास लिखने की परंपरा भी शुरू हुई। वास्तव में इस परंपरा का प्रारंभ तो प्रेमचंद युग में ही हो गया था। प्रेमचंद जी की जो सामाजिक और प्रगतिशील विचारधारा थी, उस प्रगतिशील विचारधारा का ही विकास हम यशपाल आदि लेखकों की रचनाओं में देखते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार के विचार रखे थे, उन्हीं विचारों का प्रभाव हम यशपाल आदि लेखकों के उपन्यासों में टॉगल बटन। यशपाल जी के उपन्यासों में हमें मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा का दिग्दर्शन होता है। यशपाल जी स्वयं इस बात को कहते थे कि भले ही साहित्यकार एक कलाकार की श्रेणी में आता है, लेकिन उसकी कला को भी समाज के लिए उसी भांति उपयोगी होना चाहिए जिस प्रकार से अन्य श्रमजीवियों का श्रम समाज के लिए उपयोगी होता है। और इसी आधार पर चलते हुए यशपाल ने उपन्यास लिखे। उन्होंने पार्टी कामरेड उपन्यास के बाद दादा कामरेड, दिव्या और देशद्रोही नामक उपन्यास लिखे। यशपाल जी के उपन्यासों में यदि हम मुख्य रूप से देखें तो उनके उपन्यासों की विशेषताओं में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की चेतना, इसके अतिरिक्त समाज से जुड़ाव, क्रांति, विद्रोह और साम्यवाद की चेतना हमें प्रमुख रूप से यशपाल के उपन्यासों में दिखाई देती है। यदि इस तरह के उपन्यासकारों के बारे में चर्चा की जाए तो इस तरह के उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से मनमथनाथ गुप्त, नागार्जुन और रांगे राघव का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने भी अपने इसी प्रकार के उपन्यासों से हिंदी उपन्यास साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, इन उपन्यासों की प्रवृत्तियों के अतिरिक्त जो एक और अन्य उपन्यास प्रवृत्ति हम इस प्रेमचंदोत्तर युग में देखते हैं, उसमें ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की परंपरा भी प्रारंभ हो चुकी थी। और ऐतिहासिक उपन्यास हम प्रेमचंद पूर्व युग में भी देखते हैं, लेकिन उस समय के ऐतिहासिक उपन्यासों में और इस समय के ऐतिहासिक उपन्यासों में बड़ा अंतर है। उस समय जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे उनमें ऐतिहासिकता कम और अपनी प्रेम कथाओं का प्रदर्शन अधिक था, लेकिन इस समय के ऐतिहासिक उपन्यास वास्तव में ऐतिहासिक उपन्यास थे और इन उपन्यासों में इतिहास के उन प्रसंगों को, उन घटनाओं को उपन्यास का कथानक बनाया गया है जो उस तत्कालीन समाज के लिए प्रेरक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात उन घटनाओं के द्वारा, उन प्रसंगों के द्वारा तत्कालीन समाज प्रेरणा ग्रहण कर सके और जिस प्रकार की परिस्थितियां तत्कालीन समाज में उपस्थित थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का सहारा लिया जा सके, उनसे सीख हासिल की जा सके और उन समस्याओं से निपटा जा सके। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर इस समय में ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे। इन उपन्यासों में हमें एक विशेषता और यह भी दिखाई देती है कि इतिहास का बड़ा छानबीन करके, बड़ी खोज करके, बहुत अन्वेषण और अनुसंधान करने के उपरांत ही इन उपन्यासों की रचना की गई। और प्रमुख उपन्यासकार जिन्होंने इस समय में ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, ऐसे उपन्यासकारों में हम वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी और महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम ले सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी ने इतिहास पर बहुत से उपन्यास लिखे, लेकिन इस युग में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए। उसमें विराटा की पद्मिनी, गढ़ कुंडार और महारानी लक्ष्मीबाई,
ये 3 उपन्यास उनके प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री जी का एक उपन्यास वैशाली की नगरवधू इस काल में ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा भी इसी युग में प्रकाशित हुआ। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षवर्धन के काल के दरबारी राज दरबार के प्रमुख कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। इसमें बाण भट्ट के जीवन वृत्त से कुछ तत्वों को ग्रहण किया गया है और उसके बाद कल्पना के माध्यम से उस समय की संस्कृति की एक पूरी झांकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठकों के सामने प्रस्तुत की है। और यह उपन्यास भले ही बाण भट्ट के जीवन पर आधारित हो और भले ही आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हो, लेकिन न तो ये आत्मकथा की श्रेणी में आता है और न ही जीवनी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार एक अभिनव, एक नया नवीन प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उपन्यास के शिल्प के क्षेत्र में किया था कि उन्होंने इस प्रकार का भावपूर्ण उपन्यास पाठकों को पढ़ने के लिए प्रस्तुत किया। इन उपन्यासों के पीछे इन उपन्यासकारों का यह मत था कि इतिहास मनुष्य के विकास में साधक सिद्ध होता है, अर्थात इतिहास के द्वारा मनुष्य और मनुष्यता दोनों का ही विकास होता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास की कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थी, किस किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे, इन सब बातों पर चर्चा की है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी उपन्यासकार इस युग में उपन्यास लिख रहे थे, उन उपन्यासकारों ने आगे भी बहुत वर्षों तक अपनी उपन्यास लिखने की यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखा। और यदि जब हम आगे के उपन्यास की यात्रा के विकास क्रम पर अध्ययन करेंगे, तब भी हम इन उपन्यासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमने केवल प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद लगभग 1950-1952 तक के उपन्यासों की चर्चा की है। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।